नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है डॉक्टर पद्मा शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी हक की ज़मीन। लगातार बारिश से पेड़ों पर अटी धूल छट गई थी। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, सो सबका मन अपनी ही लौ में भरमा रहा था। सावन का महीना आते ही जगह जगह झूले पड़ जाते और दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजने लगती। पर सुखदा के मन में टीस उठती। वह हर बरस राखी खरीदती और राखी पूनों के दिन मन महसूस कर अपने रबड़ के गुड्डे को राखी बांध देती। उसकी आंखें भर आती, पल्लू से आंखें पोंछते हुए बुदबुदा उठती। तुम नहीं माने रंजन, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? फिर बचपन के दिन उसकी आंखों की आगे नाच उठे। वह एक बार रूठ गया था, पर जल्दी ही मान गया था। हुआ यूँ था कि उसे जन्मदिन पर गिफ्ट में एक प्यारी सी गुड़िया मिली थी। वह रंजन ने तोड़ दी तो अपने अल्हड़पन में वह रंजन से नाराज हो गई थी। उसने भी गुस्से में आकर रंजन का पेन तोड़ दिया। दोनों में मुहवाद होने लगा। रंजन ने कहा, गधी कहीं की। सुखदा ने कहा, तू कौआ। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे की चीज़ें फेंकने लगे। सुखदा तैस में आकर बोली, मेरी पेंसिल दे जो तूने ली थी। मैंने तुझे संतरे की गोली नहीं खिलाई, कौआ कही का। माँ ने बड़ी मुश्किल से दोनों में बीच बचाव करवाया। संयोग से तब 2 दिन बाद ही राखी का त्योहार था। दिन भर वह मुँह फुलाए बैठी रही और सोचती रही कि रंजन कहे तब मैं राखी बांधूं। रंजन भी अपने अहम में गुमसुम बैठा था। माँ ने कहा, बेटी रंजन को राखी बांध दो। वह मुंह बिचकाकर बोली, वो अपने मुंह से क्यों नहीं कहता? माँ ने समझाते हुए कहा था, देख आज के दिन बहन खुद आगे बढ़कर तिलक करती है। कल ससुराल चली जाएगी तब घंटों इंतजार करेगी भैया का। तब की तब देखूंगी, कहते हुए वह कमरे में भाग गई। माँ ने रंजन को भी समझाया, बेटा उससे बोल राखी बांध देगी, बहन को मना ले, आज उसका दिन है, वो ही पहले बोले। हाँ बेटे, आज उसी का दिन है ना, इसलिए तो तुझे मनाना पड़ेगा, फिर तू तो छोटा है रे। सुखदा भी बेचैन थी कि आज उसका प्यारा भाई सुबह से बिना राखी की कलाई के घूम रहा है। सब सहेलियों को राखी खरीदते देख उसे भी भाई पर लाड आ रहा था, लेकिन मन में ठसक थी कि पहले वो बोले। जब दिन चढ़ने लगा और बुआ जी घर आई, तब उन्होंने रंजन को डांटते हुए कहा, अरे पागल, तू तो किस्मत वाला है कि तेरी कोई बहन है, और तू है कि अपनी ऐंठ में बिना राखी के घूम रहा है। उनसे पूछ जिनके कोई बहन नहीं है। तब वह आया और ऐंठती आवाज़ में बोला, चलो राखी बांध दो। सुखदा तो जैसे तैयार बैठी थी। सुबह से ही सजाकर तैयार रखी थाली उठाकर वह झट से ले आई। रंजन के ललाट पर टीका लगाया और राखी बांध दी थी। इस बार रंजन ने उसे एक गुड्डा दिया जिसकी शक्ल रंजन से मिलती थी। इस कारण सुखदा को बड़ा प्यारा लगा वह गुड्डा। शादी के बाद भी वह उस गुड्डे को अपने साथ रखती थी और उसे ही राखी बांध देती। लेकिन अब उसे रूठे 15-16 बरस हो गए, जाने कब तक नाराज रहेगा। डाकिये की आवाज़ ने अचानक उसे चौंका दिया। लिफाफे पर प्रेषक का नाम देखकर जैसे वह आसमान में उड़ने लगी। आज वर्षों बाद उसे अपने भाई की चिट्ठी मिली। ढलती बयार में मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। धड़कते दिल से उसने उसे जल्दी खोल डाला और एक ही सांस में पढ़ लिया, वह इस बार राखी में आएगा। सुखदा हिसाब लगाने लगी। आज 11 है, बीच में 12, 13, 14 और पूनों को तो राखी है। फिर वह चिट्ठी को उलट पलट कर देखने लगी और जांच करने लगी कि कितनी तारीख को चिट्ठी लिखी गई, डाक की मुहर कितनी तारीख की लगी है और कितने दिन बाद उसके पास पहुंची है। लेकिन डाक खाने वाले आजकल ठीक से सील भी कहाँ लगाते हैं। वह अतीत में उतरती चली गई।
घर में दोनों भाई बहन और अम्मा बाबूजी, 4 लोगों का सुखी परिवार। अचानक माँ का स्वर्गवास हो गया तो घर में सन्नाटा पसर गया। वैसे तो वह अपने भाई से 3 बरस बड़ी थी, पर अम्मा की मृत्यु के बाद तो जैसे छोटा सा रंजन ही उसकी माँ और उसका दोस्त बन गया। सुखदा का ब्याह उसी ने तय किया तो शादी का जिम्मा भी पिताजी ने रंजन पर ही डाल दिया। उसने भी उसे बखूबी निभाया। सुखदा की शादी के समय विदाई करते वक्त युवा हो चुके रंजन ने छलछलाई आंखों से इतना ही कहा था, मैंने अपनी तरफ से खूब अच्छा घर और वर दोनों ढूंढे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कर सकता था। सुखदा भौकारा मार के रो उठी तो रंजन ने उसे समझाया था। पति राम प्रसाद के यहाँ खेती किसानी होती थी। ससुर 3 भाई थे और अच्छी खासी जमीन थी। वे अच्छे रसूखदारों में से थे। गांव में उनका दबदबा था। चौपाल पर उनकी ही बैठक जमती। पूरा गांव उनका कहना मानता था। धीरे धीरे चाचा ताऊ अलग हुए तो जमीन के भी टुकड़े हो गए। कुछ दिन तक तो राम प्रसाद की गृहस्थी संयुक्त रूप से चलती रही, पर जब छोटे भाइयों के विवाह हुए तो जल्दी ही घर के साथ साथ जमीन भी बढ़ती चली गई। संयुक्त परिवार की जमीन का जो बड़ा भूखंड था वह छोटे से जमीन के टुकड़े के रूप में रामप्रसाद और सुखदा को विरासत में मिला। अपने हर काम में सुखदा से सलाह लेने वाला रंजन न जाने कब समझदारी की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इसका एहसास सुखदा को तब हुआ जब पहले उसका आना और बाद में सुखदा को बुलाना कम हुआ। फिर वह तब और अधिक चौंक उठी जब पिताजी के असामयिक निधन के बाद संपत्ति पर अकेले अपना पूरा अधिकार जमाने के उद्देश्य से उसने तहसील के दफ्तर में अर्जी दी, जिसमें पिताजी की इकलौती संतान के रूप में रंजन का ही नाम बताया गया था। वो तो सुखदा की ससुराल के मोहल्ले का ही लड़का तहसील में नौकरी करता था। वह रंजन को खूब पहचानता था। उसने ही आकर सुखदा को बताया कि रंजन अकेली संतान का दावा कर संपत्ति अपने नाम करवा रहा है। सुखदा की ससुराल में जिठानी देवरानी में कानाफूसी होने लगी। शायद सुखदा माँ जाई बहन नहीं है, तभी तो उसका नाम बाप की संपत्ति में नहीं है। क्या पता कहीं से गोद ली हो। चौपाल पर चर्चा चल रही थी कि सुखदा रंजन की सगी बहन नहीं है। कहीं यह अवैध संतान तो नहीं है। रामप्रसाद के कानों में भी खबर पड़ी, लेकिन उन्होंने सुखदा को नहीं बताया। मोहल्ले के एक घर में रक्कस दिया जाना था। गांव के घटवरिया मंदिर, नदी के घाट पर बना मंदिर में सभी महिलाएं इकट्ठी थी। सब में कानाफूसी हो रही थी कि सुखदा किसी का पाप है। बाप के जिंदा रहते तो कभी भनक नहीं लगी और अब पोल खुली है। वह घर आई तो जिठानी ताने मारती हुई बोली, कौन जाने सड़क से उठा लाए होंगे। तभी एक और आवाज़ आई, हो सकता है दूसरी मेहतारी से जनी हो। मेहतारी पेट से हो गई होगी, सो बाप को अपनानी पड़ी होगी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह चर्चा क्यों चल रही है। सब उसे अजीब सी निगाह से क्यों देख रहे हैं। सबका व्यवहार उसके साथ परिवर्तित क्यों हो गया। उसने अपने पति रामप्रसाद से पूछा। पहले तो उन्होंने बात टालने की कोशिश की, पर जब वह नहीं मानी तो उन्होंने पूरी बात बता दी। उसे काटो तो खून नहीं। उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ। वह सोच रही थी रंजन उसका नाम लिख देता और उसे स्वीकृति ले लेता तो क्या वह मना करती। आखिर है तो सब उसका ही। मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये तो सरासर धोखा है। क्या मैं अपने पिता की संतान नहीं? मैं तो वैसे भी संपत्ति के कागजों पर साइन कर देती। ऐसे तो उसने जीते जी मार डाला। उसने रंजन से बात की, लेकिन परिणाम सिफर ही रहा। जायदाद ने उसके दिल दिमाग को कुंठित कर दिया था। रिश्तों को दीमक चाट गई थी। संबंधों के घाव से मवाद रीस रहा था।
सुखदा भी आवेश में आ गई। उसने अपने पति के सहयोग से कोर्ट में दावा पेश कर दिया। आखिर वह अपने अधिकारों को कैसे छोड़ सकती थी? जायदाद उसे नहीं चाहिए थी, लेकिन पिता के नाम की पहचान भी उसे छीन ली जाए, यह उसे कतई सहन नहीं था। कोर्ट का फैसला हुआ। संपत्ति में उसे भी हिस्सा मिल गया। उसे आज भी अच्छी तरह याद है, जिस दिन कोर्ट का फैसला हुआ था उस दिन रंजन ने कहा था, रिश्तों के सारे बंधन आज टूट गए। सुनकर सुखदा अवाक रह गई। उसने गिड़गिड़ाकर रोते हुए रंजन से कहा था, मेरे भैया सब तुम्हारा है, मुझे जमीन नहीं चाहिए। मैं तो पिता की संतान बनना चाहती थी। मेरी ससुराल वाले कहते थे मैं अपने पिता की औलाद नहीं हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो। यह सब प्रमाणित करने के लिए ही मैंने दावा किया था। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी जलालत सहन की है। मुझे अवैध संतान माना जाने लगा था। वह रोती रह गई थी, लेकिन रंजन निर्मम चेहरा लिए घर चला गया। उस बरस रंजन ने राखी के त्योहार पर उसे नहीं बुलाया। रक्षाबंधन का दिन आने पर वह खुद राखी बांधने जाना चाहती थी। पति ने मना भी किया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तब सुखदा बोली थी, आज ही का दिन तो ऐसा है जिसमें बहन बिना बुलाए भाई के घर जा सकती है। सुखदा स्नेह भाव के साथ रंजन के घर पहुंची। रंजन ने उसका स्वागत करना तो दूर, राखी बंधाने से मना कर दिया और वह बैरंग वापस आ गई थी। उसे लग रहा था कि जिस जमीन पर वह चल रही है वह जमीन खिसक कर उसके हक की जमीन में जाकर सिमट गई है। वह सोच रही थी, धरती तो माँ होती है, वह अपने सब बच्चों में मेल कराती है, पर जब यह जमीन का रूप धारण कर लेती है तो दिलों की दूरियां बढ़ा देती है। उसे लगा जमीन जम की इन यानी सराय है जो सब कुछ निगल लेती है। वह फिर कभी गांव नहीं गई, न अपनी जमीन की सूध ली। हर बरस वह इंतज़ार करती कि रंजन राखी बंधवाने जरूर आएगा, रूठ गया है मान जाएगा, लेकिन वह नहीं माना, नहीं आया। कोर्ट के फैसले के बाद जब रंजन ने नाता तोड़ लिया, तब से वह इस गुड्डे को ही हर साल रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती आ रही है। जन्माष्टमी पर वह राखी उतारकर एक डिब्बे में सहेजकर रख देती थी। मम्मी किसका पत्र है? बेटी की आवाज़ ने सुखदा को चौंका दिया। वह अतीत के झरोखों से बाहर निकल आई और खुशी में उमगती बोली, देख बेटा, तेरे मामा का खत आया है। वह आ रहा है मुझसे राखी बंधवाने। कहते कहते उसका गला रूंध गया। वर्षों बाद रंजन के आने की खबर से उसके पति भी खुश थे। वह तैयारियों में जुट गई। राखी के दिन खुद के पहनने के लिए नई नकोर साड़ी लाना है, भैया के लिए खड़पुड़ी, शक्कर के बने हाथी घोड़े की आकृतियाँ, बच्चों के लिए डगडगी, खेल खिलौने और न जाने क्या क्या। सुखदा की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई। सुखदा के मन में द्वंद्व था कि रंजन कैसे मान गया। वह तो बड़ा जिद्दी है। मैंने तो सदा ही अपने भाई को माना है, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना की है। जिस जमीन की गांठ बांधे बैठा था उसे मैंने कभी अपना माना ही नहीं। उसे याद आया उसके पेट में पथरी का दर्द उठा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। हाथ में पैसे नहीं थे। सबने दबाव डाला कि भैया वाली ज़मीन बेच दो, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसका दृढ़ निश्चय था कि जो मेरा नहीं है उसे मैं कैसे बेच सकती हूँ। उसके इस निर्णय के आगे सब झुक गए थे। फिर कभी किसी ने जमीन बेचने की बात नहीं कही। देहरी पर बैठी सुखदा पुरानी एल्बम देख रही थी। उस समय के ब्लैक एंड वाइट फोटो में भी भैया का चेहरा दमकता दिखाई दे रहा था। एक फोटो में भैया की बेटी नैनी भी बैठी थी। वह सोचने लगी, अब तो नैनी युवा हो गई होगी। वह उंगलियों पर गिनने लगी कि 18-19 साल की हो गई होगी नैनी।
उधर रंजन के मन में भी द्वंद्व था कि बहन मानेगी या नहीं, मुझे माफ़ कर देगी या नहीं। अब तो वह बुढ़ा गई होगी, कैसी लग रही होगी मेरी बहन। मेरे भी तो बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं क्या कहूँगा जाकर, कैसे मनाऊँगा। उसे पकी हुई गुजिया पसंद है, वही लेकर जाऊँगा। वह नहीं मानेगी तो पैरों पर लौट जाऊँगा। जीवन के इस पड़ाव में उसे बहन की याद बहुत सता रही थी। मन भी बावला है, समय रहते ज्ञान नहीं आता, बाद में पछताता है। पता नहीं उसे चिट्ठी मिली होगी कि नहीं। इसी कसम में उसने सुखदा के गांव में कदम रखा। दुख में समय धीरे धीरे गुजरता है, खुशी में दिन जल्दी ही बीत गए। राखी का दिन आया। उसने दरवाजे पर गेरू से सुनौरा सुनरी बनाई, उनकी पूजा की, उन्हें मिठाई का भोग लगाया। राखी के धागे पर थोड़ी सी मिठाई लगाकर उनके हाथों पर चिपका दिया। भैया आया तो लिपट कर रो उठी। उसकी खूब खातिर की उसने। रंजन को ध्यान से देखा तो पाया उसके चेहरे पर बुजुर्गियत झलक रही है। रंजन में अपने प्रति सुखद परिवर्तन देखकर सुखदा समझ नहीं पा रही थी कि कारण क्या है। सुखदा के मन के भाव समझकर वह पास आया और हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगा, दीदी मुझे माफ़ कर दो। तुमने तो सिर्फ पिता का नाम पाने के लिए कोशिश की थी। यह मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया। मुझे मालूम है तुम्हारी जिंदगी में खूब उतार चढ़ाव आए, लेकिन तुमने ज़मीन को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन आज मेरी ही बेटी जायदाद में से हिस्सा मांग रही है। तब मुझे लगा कि तुमने जो किया था वह गलत नहीं था, इसलिए आज माफ़ी मांगने चला आया। सुखदा अवाक थी। दूज का बदला तीज ने ले लिया था। रंजन अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, चलो जल्दी से राखी बांध दो। सुखदा को महसूस हुआ छुटपन में जब उसने कहा था चलो राखी बांध दो, और आज के चलो जल्दी से राखी बांध दो, दोनों वाक्यों में अंतर है। आज शब्दों में अनुनय है, क्षमा की याचना है, प्यार भरा निवेदन है, छोटे होने का हठ है। जबकि पहले शब्दों में, वाक्यों में, हर क्रिया प्रतिक्रिया में अभिमान भरा था। सुखदा ने कहा, पहले हाथ मुंह धोकर खाना तो खा लो। वह हाथ पकड़कर पटे तक ले गई, अपने हाथों से थाली परोस कर लाई और उसे भोजन कराने लगी। इसी बीच उसने घर परिवार का पूरा ब्यौरा ले लिया, अपने घर के भी किस्से सुनाए। उसकी आवाज़ में अजब सा उत्साह था। सुखदा आज भी बचपन की तरह जल्दी से पहले जैसी थाली सजाकर ले आई। उसने अनामिका उंगली से रंजन के माथे पर गोल बिंदी लगाई, अंगूठे से उसे ऊपर तक तिकोन आकार देकर खींचा। चावल माथे पर चिपकाए और कुछ चावल उसके सिर के ऊपर से पीछे फेंक दिए। राखी बंधवाने पर रंजन ने सगुन जेब से निकाला तो सुखदा ने दृढ़ता से मना कर दिया और नारियल के साथ एक छोटा सा बॉक्स देकर बोली, अभी तक तू मुझे देता आया है, आज मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। तू मुझसे छोटा है ना, मना मत करना। स्तब्ध और व्यग्र रंजन ने बॉक्स खोला। उसमें कुछ कागजात और राखियाँ रखी थी। वह कुछ पूछता उससे पहले सुखदा बोल पड़ी, इसमें वो राखियाँ हैं जो इतने वर्षों से मैंने अपने गुड्डे को बांधी थी, तेरी कलाई समझकर। और ये कागजात उस जमीन के हैं जिसने बहन को भाई से अलग कर दिया था। कागजात लौटाते हुए रंजन बोला, नहीं दीदी, इन पर तुम्हारा हक है। मेरा हक तो मुझे मिल गया पगले, ये सौगात मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे देना। कहते कहते सुखदा रंजन के गले लिपटकर रो पड़ी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।